गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी अभी हम आप लोगों के परीक्षा परिणाम सुन रहे थे, आपको प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे थे। उससे मैं आपकी प्रतिभा का चमत्कार देखकर अंदर से बहुत ही प्रफुल्लित हुए हैं। जब उपाध्याय कनिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थियों की इस साल हम प्रवेश दे रहे थे कन्यादान में, तो हमारा विचार 40 विद्यार्थियों को प्रवेश देने का था और उनके सिलेक्शन के लिए कमेटी बनाई थी कि जो उनकी मार्कशीट वगैरह सब देखकर इंटरव्यू लेकर और वो सिलेक्ट करें। उन लोगों ने सिलेक्शन किया तो 40 ही विद्यार्थियों को भर्ती करने का उन्हें अधिकार था, तो उन्होंने 40 विद्यार्थियों को भर्ती कर लिया। लेकिन 20 विद्यार्थियों की ऐसी लिस्ट दी कि ये भी सब प्रकार से योग्य हैं, अब इन्हें भर्ती करना कि नहीं करना इन्हें एक दफ़े आप देखिए। सिटी जी, मैंने उन 20 विद्यार्थियों को देखा। सब लोग ऐसा समझ रहे थे कि 2-4 विद्यार्थी तो आ ही जाएंगे, अच्छे हैं जो, उनको तो रख ही लेंगे। लेकिन मुझे एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं लगा कि जिसे हम रिजेक्ट करें। अपनी मर्यादाएं थीं 40 की, न केवल पैसे की व्यवस्था की बात थी, लेकिन रहने की जगह की व्यवस्था की बात भी थी कि रखेंगे कहाँ, ज़्यादा रख लेंगे तो। लेकिन उनकी योग्यता देखकर, उनकी प्रतिभा को देखकर मैंने तो सभी को भर्ती कर लिया, 60 के 60। सब लोग क्या करेंगे क्या करेंगे, मैंने कहा अब सोचेंगे क्या करेंगे। हमें रहने की व्यवस्था की दिक्कत थी, तो हमारे जितने मेहमानों के कमरे यहाँ पर हैं और उनके ताले लगे रहते हैं, हमने अपने लोगों को उनके पास भेजा कि विद्यार्थियों को रखने के लिए हमें जगह चाहिए, आप कमरा हमें दे दीजिए, जब आप आएंगे हम आपकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे। ठहरने की व्यवस्था की, पैसे की व्यवस्था की, और आज उस क्लास की यहाँ प्रतिभा दी है। विदाई तो इनकी हो रही और विदाई तो सेकेंड ईयर वाले कर रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा क्यों हो रही? वे चर्चा का विषय वे क्यों बन रहे हैं? तो उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने सद्व्यवहार से सर्वश्रेष्ठ आदर्श कक्षा का विजय भी उन्होंने प्राप्त की। तो हम सोच रहे कि हमारा सिलेक्शन किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था कि सब लोग कोशिश करते थे कहीं दूसरी जगह भर्ती होने के लिए, और जब कहीं नहीं हो पाते थे तब छठे छठाए लोग इधर आते थे। दूसरा नाम सुनना पड़ेगा, कोई दूसरा नाम। तो लेकिन आज मामला एकदम पलट गया है। 99 नंबर, 100 नंबर, 99 नंबर। किसी की ताकत नहीं है कि उसमें लाल निशान लगा सके उनकी कॉपी में। पूरा 100% सही लिखेंगे तो कैसे करेंगे? पहले गणित में ही 100% नंबर मिला करते थे, और आजकल हर सब्जेक्ट में। ये नंबर सुनकर, ये सब चीज़ें देखकर, और जब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर मेहनत करने का मौका मिलता है तो कलाकार की भी मेहनत सफल होती है, पढ़ाने वाले की भी हिम्मत बढ़ती है, और वो अच्छे से अच्छा पढ़ाए, पूरी मेहनत करके उस पर काम करे तो काम दिखाई देता है। जो जिनमें प्रतिभा नहीं है उन पर मेहनत करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो ये सब देखकर बहुत बहुत प्रसन्नता मुझे हुई है, इसलिए मैं सबसे पहले ये बात मैंने आपसे की। आज ये दीक्षांत समारोह है। ये दीक्षांत समारोह क्या है? यूनिवर्सिटियों में जो हर साल विद्यार्थी परीक्षाएं देते हैं, जो टॉपर्स लोग निकलते हैं,
उनके लिए बहुत बड़ा फंक्शन करके दीक्षांत समारोह किया जाता है और राष्ट्रपति जैसे बड़े लोगों को उसका मुख्य अतिथि वगैरह बनाकर विद्यार्थियों को, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाती हैं रही हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब ऐसा बहुत, हर यूनिवर्सिटी ऐसा करती थी। धीरे धीरे विद्यार्थियों में इतनी उद्दंडता आई, काले झंडे दिखाना कि हर फंक्शन को बिगाड़ देना। धीरे धीरे अतिथियों ने आना बंद कर दिया और विद्यालयों को बुलाना बंद करना पड़ा और अब वो दीक्षांत समारोह नाम की चीज़ कहीं दिखाई ही नहीं देती है। उन विद्यार्थियों को मालूम क्या करना पड़ता है, लाइन में लगकर एक क्लर्क के सामने पैसा जमा करा के अपनी डिग्री लेनी पड़ती है और जो उन्हें सम्मान में सारी सभा के सामने टीवी पे प्रोग्राम जाता था और सम्मान के साथ उन्हें डिग्री दी जाती थी। ये दोनों दृश्य हमने देखे। अपन ने अपना ये जो कार्यक्रम है इसमें ये दीक्षांत समारोह है, तो हम अपनी समाज के, हमारे जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, समझ लो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, बड़े लोग हैं, उनके माध्यम से ये डिग्रियां हम आपको दें। अभी आप लोगों को दी हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारा विचार विमर्श चल रहा था, तो पिछले विद्यार्थियों को भी हम ये डिग्रियां प्रदान करेंगे जो वहाँ से शास्त्री पास हमारे यहाँ से गए हैं और उनको सिद्धांत शास्त्री की डिग्री का सर्टिफिकेट हम नहीं दे पाए हैं, तो उनको भी हम बुलाएंगे और उनको सम्मान के साथ वे डिग्रियां पेश करेंगी। अब ये समझें ये दीक्षांत समारोह क्या है। अपने संस्कृत साहित्य में एक कादंबरी नाम की किताब है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वैसे कादंबरी माने उपन्यास होता है। मराठी में तो अभी भी उपन्यास को कादंबरी ही कहते हैं शायद, गुजरात वाले नवल कथा कहते हैं, अपन लोग उपन्यास कहते हैं, ऐसे अलग अलग नाम हैं। तो वो कादंबरी नाम की जो किताब है वो इतनी प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में, इतनी अच्छी है कि उसके बारे में कहा जाता है कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते, कि कादंबरी का रस जिसे लग जाया उसे फिर भोजन अच्छा नहीं लगता। कादंबरी का अर्थ शराब भी होता है, एक अर्थ ये भी होता है शराब जिसके मुंह चढ़ जाती है फिर वो खाना भी भूल जाता है कि शराब जैसा नशा है इसमें। हम कादंबरी पढ़ना शुरू कर दें तो बिना पूरी किए हम भोजन को भूल जाते हैं। घर वाले बुलाते रहते हैं, थाली रखी है, ठंडी हो रही है, आओ खा लो, कि हाँ आता हूँ, ऐसा हम जवाब देते रहते हैं। इसके लिए लिखा गया कि कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। वो कादंबरी बाणभट्ट कवि की रचना है। और पहले जो हमारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे वे अधिकांश छात्रावासी हुआ करते थे। छात्रावासी का मतलब ये है कि वहीं रहने की, खाने की, उठने की, बैठने की सब व्यवस्था। अपने घर से विद्यार्थी आते थे और वे 5 वर्ष 7 वर्ष जितने वर्ष का उनका कोर्स होता था विद्यालय में प्रवेश करते थे और पूरी पढ़ाई होने के बाद ही अपने घर जाते थे। ये हमारा जयपुर ऐसा महान नगर है कि यहाँ के हमारे पंडित चंद्रशेखर जी थे। वो जब बनारस विद्यालय में भर्ती हुए छात्रावास में सेठी जी, तो 5 साल तक उस बोर्डिंग की सीमा के बाहर नहीं निकले और न्यायाधीश की डिग्री लेने के बाद ही बाहर निकले। एक रिकॉर्ड है चंद्रशेखर जी का। और उनके सहपाठी थे विद्यासागर जी के गुरु ज्ञान सागर जी, जिनका नाम था भूरामल जी, पंडित भूरामल जी। उन पंडित भूरामल जी को मैंने गृहस्थ अवस्था में भी देखा है। यहीं जयपुर में उन्होंने अपनी वे महाकाव्य लिखे थे ना कालिदास जैसे, दयोदय,
कुमाटी तो विद्यासागर का है। तो उन काव्यों को छपाया था, वे लेकर पंडित चैन सुखदास जी के पास आए थे। मैं भी भाग्य से वहाँ बैठा था। तो वे ग्रंथ मैंने उस वक्त देखे थे, तो सचमुच बहुत उच्च कोटि के थे। ज्ञान सागर जी बहुत उच्च कोटि के भाषा विशेषज्ञ विद्वान थे। तो ये जो ऐसे छात्रावासी स्कूल हुआ करते थे ना, तो उसमें साल में एक दफ़े दीक्षांत समारोह होता था कि जितने विद्यार्थियों का काल पूरा हो जाता था फिर उनको विदाई दी जाती थी। वो ज़्यादातर वहाँ पढ़ने वाले राजकुमार हुआ करते थे। जहाँ जहाँ राजा होते थे, 500-600 राजा थे ना अपने हिंदुस्तान में, स्टेट्स थी, उनके जो राजा होते थे उनके लड़के ही उनमें पढ़ते थे। और कोई हुकुमचंद सेठ जैसे कोई बड़े कोई हो जाएं तो कोई सेठों के लड़के भी पहुंच जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत संपन्न लोगों का कि वो थे, हर एक की वहाँ गति नहीं थी कि उनमें जा कर के पढ़े। तो वो कादम्बरी नाम की जो किताब है, उसमें जो एक विश्वविद्यालय है, शायद तक्षशिला नालंदा एक विश्वविद्यालय है, उसका एक दीक्षांत समारोह हुआ और उसका वर्णन है। उसकी विशेषता ऐसी है कि कादम्बरी में बहुत कभी कभी छोटे छोटे वाक्य, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो, बस छोटे छोटे 2-2 शब्दों का एक वाक्य। ऐसे छोटे छोटे वाक्य भी हैं और ऐसे वाक्य भी हैं कि 3 पेज तक कोमा नहीं लगा है, फुल स्टॉप नहीं आए 3 पेज तक दादा। इतने बड़े बड़े वाक्य भी हैं। उसको पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा विशेषज्ञ विद्वान होना चाहिए। यदि आप नहीं होंगे विद्वान और उसे पढ़ेंगे तो आपकी सारा श्रम उसका अर्थ समझने में निकल जाएगा, पसीना आ जाएगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। हम उपन्यास पढ़ रहे हैं और हमको कोई बार बार डिक्शनरी देखनी पड़े, किसी से पूछना पड़े इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो क्या मज़ा आएगा। माने ऐसे बड़े विद्वान, तो उनमें उन्होंने ये वर्णन किया कि वो दीक्षांत समारोह जो अतिथि आता था वो, अथवा सबसे बड़ा जो गुरु होता था जिसने पढ़ाया है, वो दीक्षांत भाषण दिया करते थे। उसका नाम है दीक्षांत। दीक्षा के अंत में दिया जाने वाला भाषण, वो दीक्षांत, वो शिक्षांत, वो है वास्तव में शिक्षा के अंत में। महाराष्ट्र में अभी भी लड़के को क्लास में बेंच पे खड़ा करें तो कहते हमने तुम्हें शिक्षा दी है। शिक्षा माने तो दंड होता है महाराष्ट्र में। विद्यार्थी को जो दंड दिया जाता है उसे शिक्षा बोलते। मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। एक शिक्षा दोगे तो याद क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने ऐसा दंड दूंगा, शिक्षा का अर्थ ये होता है। और वो दीक्षा माने उन्हें 5 वर्ष तक पढ़ाया, तो वो एक तरीके से दीक्षा लिया। अपन तो समझते मुनि हुआ तो दीक्षा ली जाती है क्या, लेकिन ये वास्तव में ये दीक्षांत समारोह है। तो आप दीक्षा ले रहे हैं आज क्या। अभी ये जाएगा टीवी पे और ये कहेंगे कि हमारे सब विद्यार्थियों ने 25 विद्यार्थियों ने दीक्षा ली, तो हो हल्ला मच जाएगा। जब इनके ये कपड़ा पहनने वाले दीक्षित हो गए और देने वाले कपड़ा पहनने वाले दीक्षा देने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है इसको दीक्षांत समारोह का मतलब क्या, कि जब हमने पढ़ाया और पूरी दीक्षा दी, समझा दिया, और फिर अंतिम विदाई के टाइम पर जैसी बेटी की विदाई करते हैं तो माँ समझाती है बेटी को कि भाई तुम ससुराल में जा रही हो तो इस घर का नाम बदनाम मत करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ऐसा नहीं आए कि बार बार तुम्हारी सास कहे कि तेरी मम्मी ने ये भी नहीं सिखाया, पापड़ सेंकना तक नहीं जानती है, कहीं उलाहना नहीं देना पड़े। जैसी वो अम्मा जी अपनी बेटी को सिखाती हैं, ऐसे ही वो अध्यापक और गुरु अपने विद्यार्थियों को वो सिखाते थे। वो दीक्षांत भाषण, वो दीक्षांत भाषण पूरा कादम्बरी में लिखा है।
पढ़ना आप लोगों ने जिनने नहीं पढ़ा हो, शास्त्री डिग्रियाँ लगी ना जिनके पीछे, उन्हें तो पढ़ना ही चाहिए विपिन जी। क्या उसमें थोड़ा नमूना मैं बताता हूँ कि कैसी कैसी बातें हैं। वे राजकुमार थे, अब उन्हें जाके राजा बनना है, उन्हें युद्ध विद्या भी सिखाई है, राजनीति भी सिखाई है, सब सिखाया उनने जो भी एक राजकुमार को जरूरी होता है। अब वे अंत में कह रहे कि तुम राज्य कैसे चलाना, कर्मचारियों से डील कैसे करना। अब आज की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या है। तो उनने कहा कि आजकल जो यूनियन बन जाती है ना और हड़तालें शुरू हो जाती हैं, सब कर्मचारी मिलके एक हो जाते हैं। अब वो ऑफिसर की मानते ही नहीं है, ये दे दो तो ये दे दो, नहीं तो ऐसा करें ऐसा करें। उस वक्त भी होता होगा। तो उनने कहा कि कर्मचारियों में कैसा व्यवहार तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि वे कर्मचारी यदि मिल गए, संगठित हो गए, तो तुम्हारे राज्य को खा जाएंगे, और यदि लड़ पड़े आपस में, असंगठित हो गए तो नष्ट कर देंगे। देखा, संहिता भक्षेयु असंहिता नष्टेयु, ये उस कादम्बरी के वाक्य हैं, ये छोटे छोटे वाक्य अध्यात्म। संहिता यदि वे संगठित हो गए तो कोई किसी की शिकायत तो करेगा ही नहीं। हम जाएंगे आज लेट कौन आया था, हम पूछे क्यों साहब ये कौन आया था, सब समय पे आ गए थे, ये वो है कहाँ, यहीं गया होगा पानी वानी पीने, पेशाब करने, जबकि वो आया ही नहीं है। वो दूसरा संगठित होगा ना, तो वो कर्मचारी जो हमारा नौकर है, जिसकी भक्ति हमारे प्रति होनी चाहिए, निष्ठा, उसकी निष्ठा उसके प्रति होगी, वो उसे बचाएगा, वो उसे बचाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें उसमें लिखी हैं। संहिता भक्षे खा जाएंगे, और असंहिता लड़ पड़े तो वो कहेगा जरा मेरा पेन खराब हो गया, जरा देना पेन। क्यों दूँ मैं तो नहीं देता हूँ। और वो जरा पेशाब करने गया तो उसके पेन को लेकर खराब कर देगा। अब अलग वो पेन नहीं रहेगा, सारा काम बिगड़ेगा, साहब की डांट खानी पड़ेगी। तो वो पेन उसका थोड़ी है, पेन तो गवर्नमेंट का है। यानी वे लड़ेंगे तो नष्ट कर देंगे, और संयत हो जाए तो क्या करें कि ना वे संगठित हो पाएं और ना वे लड़ें, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ये तो एक बात मैंने बताई, ऐसी सैकड़ों बातें उस दीक्षांत भाषण में हैं कि एक राजकुमार को राज प्रशासन चलाने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा तुम तब कब सफल होगे, तो उसको बोलते हैं दीक्षांत भाषण। अभी साहब दीक्षांत भाषण फलां साहब देंगे, फलां साहब देंगे, उनसे पूछो तो दीक्षांत भाषण किसे कहते हैं, वे ये जानते हैं कि नहीं। फिर आगे कुछ भी सुनाएंगे कि तुम ऐसा करना, हमने आप किसानों के लिए अनाज मुफ्त में दे दिया, गेहूं का भाव 2 रुपया कर दिया। अरे भाई ये कोई वोटों का जनता नहीं है। नेता को बुला लोगे तो वो तो दीक्षांत शब्द का अर्थ ही नहीं जानता हो। मोदी जी को भी दीक्षांत शब्द का अर्थ समझाना पड़ेगा मेरे जैसे आदमी को। वे जानते ही नहीं होंगे दीक्षांत किसे कहते हैं। दीक्षांत वो तो सुना होगा, दीक्षांत समारोह होता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसमें क्या होता है, क्या होना चाहिए, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो ये नहीं समझते हैं। तो अभी इस संदर्भ में ये अपने शास्त्री के विद्यार्थी हैं जिनने 5 साल यहाँ रहकर और शिक्षा ग्रहण की है, और जो कुछ भी जैसे कि अभी बताया गया कि जब ये 5 साल पहले आए थे तो हमने एक परिचय सम्मेलन रखा था और इनसे सबसे अपने उनका परिचय देने को कहा था और उनकी फिल्म बना ली थी 5 साल पहले। अब 5 साल बाद जब जा रहे तो इनको वो फिल्म दिखाई कि तुम आए थे तब कैसे थे, कि दाढ़ी मूछ थी कि नहीं थी। अब और योग्यता में भी जो तुम में ये परिवर्तन दिख रहा है वो इस विद्यालय की देन है, ये इन गुरुओं की देन है जिनके बीच में आपने रहा है। तो ये बात उनको बता करके जो आपको उपलब्ध हुआ है उसको जीवन में कैसे उपयोग करना। अब हमारे सब राजकुमार तो हैं नहीं,
लेकिन फिर भी हमारे ये सब विद्वान हैं ना, इन्हें क्या काम करना है? क्योंकि मिल जाएगी मास्टरी, मिल जाएगी तो मास्टरी कर लेंगे, नहीं क्लर्क की तो कहीं गई ही नहीं है। हमने यहाँ क्लर्क बनाने के लिए विद्यालय नहीं खोला है, ना मास्टर बनाने के लिए विद्यालय खोला है, क्या ना आईएएस बनाने के लिए विद्यालय खोला है। एक यहाँ आईएएस आए थे सेठी जी, तो हमारे विद्यार्थियों ने कहा कि इनको भाषण कराओ कि आईएएस में जाना हो तो क्या क्या करना चाहिए, जी समझाए सबको। मैंने रिजेक्ट कर दिया, हमें नहीं बनाना, हम पढ़ा के मेहनत करें और जी हमारे इनको आईएएस में भेज दें, वो आईएएस वो जापान चला जाए, हम क्या करेंगे? वो पुलिस में चला जाएगा, हमें क्या करना? वो कलेक्टर बन जाएगा तो कहीं प्रवचन करेगा, कहीं पाठशाला चलाएगा, हमारे किसी काम का नहीं है, हमें नहीं बनाना आईएएस। कलेक्टर थे हैं? एनके सेठी जी भी कलेक्टर थे। मैं तो मालूम है कलेक्टर, आप मुझे बताएंगे कि एनके सेठी साहब क्या थे और क्या है? कम से कम 60-50 वर्ष से तो जानता ही जानता हूँ मैं सेठी साहब को। मेरे कहने का मतलब, हमारा उद्देश्य तो जैन दर्शन के विशेषज्ञ विद्वान बने और जैन दर्शन की तरक्की में हमेशा आगे आए। और आजीविका तो साधारण बात है, ये तो भाग्य की बात है कि एक दिन विद्वानों को आजीविका की बहुत बड़ी समस्या थी। आज तो गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी तनख्वाहें कर दी हैं, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर को देती है वही संस्कृत के प्रोफेसर को देती है ग्रेड, और वो लाखों में होती है। भाई हमारे विद्यार्थी कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2-2 लाख रुपए महीना पा रहे हैं। आज समस्या नहीं है वो तो हमारी क्या है कि तुम जैन दर्शन के प्रोफेसर बने, वे जैन दर्शन को यूनिवर्सिटियों में लाएं, जैन दर्शन को आपको गौरवमयी विद्वान हमने बनाया है। आपको क्या काम करना है? किसी साहब का थैला लेके उसके चारों तरफ घूमने की ड्यूटी आपसे नहीं करानी है हमें। ये करोड़पति सेठिया नीचे बैठे रहें और आईएएस ऑफिसर भी समाज के हों और उन्हें प्रवचन में रस हो तो नीचे बैठे रहें, और आप गद्दी पर बैठकर उन्हें जिनवाणी में क्या लिखा है ये बताएं। ऐसे गौरवशाली विद्वान हैं और तुम हो, तुम में ये प्रतिभा है, तुम में प्रतिभा है और तुमने गहरा अध्ययन किया है। सेठी जी हम कहते हैं समाज के बड़े से बड़े विद्वान को आप लाइए, और हमारे क्या आपके ही है ना, हमारे और आपके अलग थोड़ी है, एक ही है ना। इन विद्वानों को खड़ा कर दीजिए, ये 19 से साबित नहीं होंगे। हमें भरोसा है क्योंकि हमने इन्हें पढ़ाया है, हमने इन्हें देखा है, हमने इन्हें कसौटी पर कसा है। हमें गौरव समाज की जैन धर्म को आगे बढ़ा के ले जाना है पंचम काल के अंत तक, तो ऐसा दूसरे के का थैला लेकर चपरासगिरी करने से जाएगा धर्म? कैसे गौरव होना चाहिए हमारे विद्वानों में? वो ऐसा गौरव होना चाहिए कि जिसकी सभा में बैठकर सेठिया को और किसी ऑफिसर को शर्म न आए, किसी प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी के शर्म नहीं आए कि इनकी सभा में मैं प्रवचन सुनने बैठा हूँ। गौरव लगे, हमारे ज्ञान में इतनी गरिमा होना चाहिए, हम इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण करें, हम उन चीज़ों को जनता के सामने रख सकें। ऐसे उच्च कोटि के विद्वान बनने की क्षमता आप में है। ये जो आईएएस ऑफिसरों की ट्रेनिंग होती होगी तो मैं तो कभी देखी न ली न दी, कभी कुछ है नहीं, लेकिन इनको भी ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता होगा कि तुमको कितने गौरव के साथ रहना है, किसी से डरना नहीं है, धमकना नहीं है, तुम्हारे में क्या शक्ति है, तुम्हारे क्या पावर है, वो उनको बताया जाता होगा। तो साधारण से लड़के किसी भी घर से जाते हैं आते हैं तो उनको सब करना पड़ता होगा कि नहीं करना पड़ता होगा। तो ऐसे ही हमारे ये विद्वान गौरव के साथ जिनमादी माता की सेवा कर सकें, इस तत्व ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। शांति जी बता रहे हैं कितने 835 तो अभी हो गए, इनके जुड़ के हो जाएंगे और हर साल 50 निकलेंगे तो इतने होंगे। अभी तो कोटा से निकलने लग गए, बांसवाड़ा से निकलने लग गए, फिर निकल के कि हमारे कितना जल्दी हजारों की संख्या पार कर जाएंगे और ये सारे देश में फैले होंगे।
गौरव के साथ इनकी आजीविका स्वतंत्र होगी। इन्हें खाने कमाने के लिए समाज के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जरूरत नहीं है कोई लोभिया फैलाए तो हमारे में से नाम काट देना कि टोडरमल में रखा है। हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तो हम इस स्थिति में हैं कि गौरव के साथ हम अपनी आजीविका भी कर सकते हैं और 2 घंटे देकर समाज की भी सेवा कर सकते हैं, तो आगे आगामी पीढ़ियों को भी बता सकते हैं। अभी आपके साथ जो सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि समाज में एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि सोनगढ़ का और जयपुर का साहित्य हटाओ, इनको पढ़ो नहीं, इनके विद्वानों को कहीं प्रवचन मत करने दो, गद्दी पे मत बैठने दो। ऐसा वातावरण सामने पक्ष वाले से जो हमें नापसंद करते हैं उनने तो बनाया ही है। ये तो आपको मालूम है, मंदिर में बोर्ड लग रहे हैं कि यहाँ जयपुर का और सोनगढ़ का साहित्य रखना सख्त मना है, और हम मंदिर में जाके देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी किताबें ही रखी हैं और वो बोर्ड भी लग रहा है। वो तो आपकी पब्लिसिटी है, वो तो आपकी पब्लिसिटी है। आप समझ रहे हैं। लेकिन सेठ जी हम आपको क्या बताएं, अब तो हमारे मुँह में निकल गई है कि डॉक्टर भारिल को मत बुलाओ, उनके किसी विद्यार्थी को मत बुलाओ, उनको ये नहीं करने दो, उन्हें नहीं करने दो। मैं कहा जो काम उनने किया था वही तुमने भी किया, लेकिन ना उनकी चली, लोग हमें बुलाते रहे, और ना इनकी चली। हमारा तो काम, हम तो एक दिक्कत मना और नहीं कर पाते हैं। क्यों कि मना, हम तो एक दिन रोटी नहीं खाएंगे घर की, क्योंकि इनने समाज को कहा है ना कि इन्हें मत बुलाओ। तो हमें भी देखना है कि समाज हमें बुलाती है कि नहीं बुलाती, और हमें दिखाना भी है कि समाज हमें चाहती है कि नहीं चाहती है। हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, समझे ना। विद्वान उसका नाम, जिसकी रेखा हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे, कांजी स्वामी नहीं, पंडित मक्खनलाल जी जो हमें पढ़ाया था, वो कहते थे विद्वान वो है कि जिसके बारे में पहले से ही सारा समाज जानता हो कि इस मामले में ये क्या कहेगा। वो बोले तब जाने, ऐसा नहीं ये टोडरमल स्मारक का है तो ये क्या कहेगा तेरा पंथ के मामले में, भगवान की पूजा पद्धति के मामले में, समय सार के मामले में, ये क्या कहेगा सारा समाज पहले से जानता है। शांति जी ने वो पतंग की डोर की बात की थी कुछ, कि वो पतंग की डोर मत काट देना बेटा, नहीं तो तुम आकाश में ऊपर जाना तो दूर, फिर जहाँ तुम हो वहाँ भी नहीं रह पाओगी, नीचे आ जाओगी, ज़मीन में गिर जाओगी। वो डोरी रहने देना जुड़ी, कोई तुम्हारी डोरी खींचता रहे तो तुम ऊपर बढ़ते रहोगे। विनय तो गुरु की करनी है, अपने उनकी करनी है। जो कलेक्टर है तो अपने ऊपर के अधिकारियों की तो आज्ञा मानता ही है ना, लेकिन नीचे वालों से तो नहीं घबराएगा, नीचे वालों से तो नहीं डरेगा, ना कर्मचारियों से, ना जनता से, नहीं तो प्रशासन को कैसे संभालेगा। तो मैं विनय भंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मूल जड़ से नष्ट होने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अभी तक का और कल से जो आपका जीवन है उसमें क्या फ़र्क है। अखाड़े में पहलवान अपने शिष्यों को दाव पेंच सिखाता है ना, और वो शिष्य जानता है कि गुरुजी मुझे दाव सिखा रहे, तो भले ही मुझे पटक देंगे, चित्त कर देंगे, मैं भी ताकत लगाऊंगा, लेकिन मेरे हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे। जानता है, पक्का भरोसा है कि नहीं। लेकिन जब वो भारत केसरी दंगल में उतरेगा तब उसे पक्का भरोसा नहीं है। जो सामने वाला आएगा असली लड़ाई में, वो टांग भी तोड़ सकता है, तुम्हारी हाथ भी तोड़ सकता है। वो लड़ाई अलग है और ये लड़ाई अलग है। सेना को जब ट्रेनिंग दी जाती है वो लड़ाई अलग है, और जब पाकिस्तान के सामने मोर्चे पे लड़ना पड़ेगा वो लड़ाई अलग है। अभी तक की लड़ाई तुम्हारी ट्रेनिंग की लड़ाई थी, तुम्हारे गुरुजी तुम्हें सिखा रहे थे दाव पेंच, प्रश्नों के उत्तर, चर्चा, तो ऐसा प्रश्न आए तो ये उत्तर देना, ऐसा प्रश्न आए तो ये उत्तर देना है। लेकिन तुम जानते थे गुरुजी हमको गड्ढे में नहीं डालेंगे, चक्कर में नहीं डालेंगे। लेकिन अब जब समाज में तुम जाओगे तो वो जो सामने वाले होंगे वे असली प्रतिद्वंदी होंगे,
वे तुम्हारे सहपाठी नहीं होंगे कि जिनके साथ तुम प्रैक्टिस कर रहे थे तत्व चर्चा की। वो असली प्रतिद्वंदी होंगे। और उस समाज के बीच में जाकर, कई तरह की समाज है, 13 पंथ 20 पंथ का, और भी कितने झगड़े हैं, उन झगड़ों के बीच में अपना स्थान बनाए रखना और अपने सिद्धांत पर भी अड़ग रहना। देखो अपन जयपुर में रहते हैं तो जयपुर में अपन अपने सिद्धांत पर पूरे अड़ग हैं कि नहीं हैं? और जयपुर में सारी समाज, दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, 13 पंथी, सब अपन को चाहते हैं, किसी से झगड़ा नहीं है। कोई भी अपना बड़ा फंक्शन होता है तो बड़े सम्मान के साथ सभी याद करते हैं। हमें तो किसी ने आज तक सामने नहीं बैठाया, ऊपर ही बैठाया है। क्यों बैठाया है? अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपने व्यवहार से हमने किसी के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला, हमने किसी के विरुद्ध कोई बात छल द्वेष नहीं किया, किसी के कोई ऐसा किया ही नहीं काम। समाज के हित के जो काम थे वो किए। तो अपने जीवन को ऐसा परम पवित्र बनाना कि जहाँ समाज में आप जाएं वहाँ आपकी गंध फैलना चाहिए। ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम टोडरमल स्मारक के हैं, कि सोनगढ़ के हैं, कि डॉक्टर भारेल के हैं। ये तो तुम्हारे शरीर की गंध बोलेगी। तुम नहीं बताओगे, समाज बताएगी। तुम कहोगे कि नहीं नहीं हम तो टोडरमल स्मारक के नहीं हैं। कि अच्छा तुम स्मारक के नहीं हो, हम तो पहले ही समझ गए थे, है ना। क्योंकि हमारा आचरण, हमारा खान पान, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा एक वाक्य बोलना, ये बताता है कि हम किसके शिष्य हैं, हम कहाँ से आए हैं, इनकी क्या विचारधारा है और ये क्या करेंगे। ये हमारी छाप रहनी चाहिए। जहाँ भी हम बैठे, आप रेल के एक डब्बे में बैठे हों, उस डब्बे में एक कूपन हो, उसमें आप अकेले हो, तो बाकी के जो 5-6 आदमी बैठे हों ना, उन्हें ये पता लगना चाहिए कि हमारे इस कूपा में कोई अद्भुत आदमी बैठा है, साधारण आदमी नहीं है। हम साधारण नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं। ये अभिमान की बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, कैरेक्टर की बात कह रहा हूँ कि हमारी सज्जनता, हमारा सद्व्यवहार हमारी वाणी से निकलेगा तो हमारी बोली वाणी से, इन सब बातों से, हमारे खान पान से हमारी छाप होनी चाहिए। वो आदमी ये समझे कि कोई हमारे पास बोले। यदि हम बैठे हैं 2 घंटे तो अहिंसा का कुछ पाठ हम अपनी केबिन वालों को पढ़ाई दें, इतनी सज्जनता से कि ये अहिंसा प्रेमी था, ये गांधी जी का प्रेमी है, ये जैनी है। ये छाप हमारी समाज में छूटनी चाहिए। समाज में तो आपको कहीं भी रहना पड़ता है, गवर्नमेंट की सर्विस भी मिल जाएगी तो जहाँ तबादला होगा वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जैनी होंगे नहीं होंगे। अकेला समाज जैनी थोड़ी है, अजैन हैं वे भी तो समाज हैं। उन हिंदू मुस्लिमों के साथ में हमें शांति से नहीं रहना पड़ेगा, मकान में, मोहल्ले में, सब जगह, गांव में। तो हमारा व्यवहार इतना पवित्र, इतना बढ़िया होना चाहिए। हम अपने सिद्धांत के पूरे पक्के होना चाहिए, व्यवहार में एकदम सच्चे होना चाहिए, हमारी छाप अलग होना चाहिए। क्योंकि तुमसे टोडरमल स्मारक की इज्जत है और टोडरमल स्मारक से तुम्हारी इज्जत है। जब तुम किसी गांव की गद्दी पर बैठे होगे और तुम अकेले अपनी तरफ से गए होगे प्रवचन करने वहाँ, और रुपया तय करके कि 10,000 लेंगे हम, तो तुम्हारी पीछे कोई ताकत नहीं होगी। कोई भी तुमसे झगड़ा करेगा, गद्दी पे से हाथ पकड़ के उतार देगा। और हमारे यहाँ से भेजे हुए गए होगे ना, क्यों? तो वो सामने वाला जानता है कि ये जयपुर से आए हैं। यदि आज इसके साथ कोई खराब व्यवहार हो गया तो फिर भविष्य में कभी हमें विद्वान नहीं मिलेगा। और दूसरी जगह के विद्वान आएंगे तो 50,000 मांगेंगे, 1 लाख मांगेंगे, और इन्हें तो हम कुछ दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी चलेगा, किराया अकेला देंगे तो भी चलेगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संस्था की ताकत आपके साथ खड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपकी वो संस्था से जुड़े रहने का जो लाभ है आपको नहीं मिलेगा, निरंतर मिलेगा, हैं? संस्था को भी मिलेगा। संस्था से आपकी इज्जत है, आपसे संस्था की इज्जत है। आप समाज में जाकर सफल हों, अपने जहाँ भी रहें वहाँ आपकी गंध फैले
कि आप टोडरमल स्मारक ट्रस्ट टोडरमल महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, संस्कृत कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आपकी अलग छवि दिखाई देना चाहिए। अब हम साधारण नागरिक नहीं हैं भारत के, हम विशिष्ट नागरिक हैं। इसका गौरव हम प्रत्येक व्यक्ति को रहना चाहिए, रहेगा। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात की।